हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आर्ट्स विद मी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पल्लव वंश। पल्लव वंश में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पल्लव शासकों की सांस्कृतिक देन। तो हम पल्लवों की सांस्कृतिक देन को आगे देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि पल्लव वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, वे लोग कौन थे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, पल्लव वंश में उत्पत्ति लिखा हुआ है। पल्लव कौन थे, यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ इतिहासकार पल्लवों को पल्लवों से, कुछ नागों से तथा कुछ वाकाटकों से संबंधित बताते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वास्तविकता से परिचित होने के लिए प्रत्येक मत एवं उसके प्रतिपादन के लिए प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करना होगा। वेंकैया के अनुसार जब तक पल्लवों के मूल का प्रश्न विवाद शून्य तर्कों द्वारा संतोषजनक रूप में सुस्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसका समीकरण पुराणों में उल्लिखित पहवों के साथ किया जाना चाहिए। यह समीकरण शब्द व्युत्पत्ति के ऊपर आधारित है और इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी भारत की जनसंख्या में पहलव लोग एक विशिष्ट तत्व के रूप में विद्यमान थे। पश्चिमी भारत से पूर्वी समुद्र तट की ओर उनका संक्रमण केवल संभाव्य प्रतीत नहीं होता, अपितु ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा यह संक्रमण संभाव्य भी कर दिया गया है। फिर हम आगे देखेंगे। राइस और डुमरिया के बीच तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते, क्योंकि पल्लव वंश के किसी भी लेख में पहलवों का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वविदित है कि पल्लवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यदि वे पहलवों से संबंधित होते तो वह कदापि ऐसा नहीं करते। फिर हम पल्लव वंश के शासक को देखेंगे। तो सिंहवर्मन सबसे पहला शासक था, सबसे प्राचीन ज्ञात शासक है। सिंहवर्मन का एक पाषाण अभिलेख गुंटूर जिले के पालनार तालुक नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है तथा लिपि भी प्राकृत अभिलेखों की लिपि से काफ़ी मिलती है। सिंहवर्मन का गोत्र भारद्वाज था। फिर उसी प्रकार शिव स्कंद वर्मन, विष्णुगोप सिंहवर्मन, विष्णु अवनी सिंह, ये लोग का काल भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये लोगों ने क्या क्या किया था। फिर इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। फिर महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वरम प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम में हम लोग देखेंगे श्री विष्णु के पश्चात महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक बना। महेंद्र वर्मन अपने पिता के समान वीर, योग्य एवं साहसी था। महेंद्र वर्मन का शासनकाल उनके प्रमुख बातों के लिए उल्लेखनीय है। महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन राजगद्दी पर बैठा। उसने केवल 2 वर्षों तक राज किया। उनके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। 670 ईस्वी में महेंद्र वर्मन की मृत्यु हुई। फिर हम आगे देखेंगे। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वरम द्वितीय शासक बने। नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय लास्ट बने। दंती वर्मन के पश्चात उसका पुत्र नंदी वर्मन तृतीय शासक बना। उसने गंगों, चोलों और राष्ट्रकूटों के सहयोग से पांड्य नरेश श्रीमार को परास्त किया, किंतु कुछ ही समय पश्चात श्रीमार ने नंदी वर्मन और उसके सहयोगियों को परास्त किया। फिर पल्लव राज्य का अंत हम लोग देखेंगे। तो नंदी वर्मन का उत्तराधिकारी निरुपतुंग वर्मन था। 866 ईस्वी में राजा बनने से पूर्व उसने 11 वर्ष तक युवराज, फिर हम आगे देखते हैं, युवराज के रूप में कार्य किया। निरुपतुंग वर्मन ने पांड्य नरेश श्रीमार को परास्त किया। निरुपतुंग वर्मन ने 866 ईस्वी से 896 ईस्वी तक राज्य किया। फिर हम पल्लव शासन प्रबंध को देखेंगे। तो पल्लव राज्य में राजा राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वही कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का अध्यक्ष होता था। राजा ही मंत्रियों, गवर्नरों, विभागाध्यक्षों आदि की नियुक्ति करता था। राजा ही युद्ध की घोषणा करता था तथा बहुधा स्वयं ही सेना का संचालन करता था। राजा ही शत्रु देशों के साथ संधि करता था। शासन के प्रत्येक कार्य में उसका हस्तक्षेप होता था तथा व्यापार आदि में भी उनका योगदान रहता था। वह जन कल्याण कार्यों में भी अग्रणी था और शक्ति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न उपाधियां धारण करता था, जिसमें भट्टारक प्रमुख थी। फिर उसी तरह हम आगे देखेंगे। तो पल्लव राज्य में स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी। ग्रामों में ग्राम सभाएं होती थी, जिनका कार्य मुकदमों का निर्णय करना, भूमि की नाप करवाना तथा सार्वजनिक कार्यों को पूर्ण करना होता था। फिर उसी तरह देखेंगे तो पल्लव काल निरंतर युद्धों का काल था। पल्लवों को चालुक्यों एवं पांड्यों से विशेष खतरा रहता था, अतः उन्होंने एक विशाल सेना का संगठन किया था। सेना का अध्यक्ष सेनापति होता था। उसके अधीन नेयक नामक एक अन्य उच्च पदाधिकारी होता था। पल्लवों के पास जहाजी बेड़ा भी था। इसी बेड़े की सहायता से पल्लवों ने अनेक बार, फिर आगे देखते हैं,
लंका पर आक्रमण किए और बृहत्तर भारत से संबंध स्थापित किए। फिर पल्लवों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखें तो आर्थिक दशा को सुधारने के लिए भी पल्लव काल में कुछ प्रयास किए गए। कृषि ही आय का मुख्य साधन था, व्यापार उन्नत दशा में था। फिर धार्मिक अवस्था को देखें तो हिंदू धर्म के प्रचार ने संपूर्ण दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किया। उत्तरी भारत की भांति दक्षिण भारत में भी भक्ति संप्रदाय, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ तथा अन्य कर्मकांड आदि की स्थापना हुई। पल्लव नरेश ने विष्णु और शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर पल्लव काल की साहित्यिक उन्नति को देखेंगे तो नरसिंहवर्मन द्वितीय की ही राज्यसभा में संस्कृत का विख्यात विद्वान दंडिन रहता था। कुछ विद्वानों के अनुसार पल्लवों की राज्यसभा में भास और शूद्रक के नाटकों का अभिनय भी होता था। कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृत का विद्वान भारवी भी पल्लव नरेश सिंह विष्णु की राज्यसभा में रहता था। पल्लव शासकों ने कांची के निकट एक मंडप में महाभारत के नियमित पाठ का प्रबंध किया था। ये 108 परिवार वेदाध्ययन करते थे। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम पल्लवकालीन कला को देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लवकालीन कला की उपलब्धियों को बताएं, सांस्कृतिक उपलब्धियों को बताएं। तो ये जो इतना 4 पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम बता देते हैं। पल्लवकालीन वास्तुकला को 4 शैलियों में विभक्त किया गया है, जिनके नाम पल्लव शासकों के नाम पर आधारित है। महेंद्र वर्मन प्रथम शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, अपराजित शैली। महेंद्र वर्मन प्रथम शैली को देखेंगे तो इस शैली का विकास 600 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य तक हुआ। यह पल्लव काल की प्रारंभिक शैली है। इस शैली में महेंद्र वर्मन प्रथम ने शासनकाल में निर्मित स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण करवाया था। फिर मामल्ल शैली में देखेंगे तो मामल्लपुरम में इस शैली का विकास होने के कारण इसे मामल्ल शैली भी कहते हैं। इसका काल 625 ईस्वी से 674 ईस्वी माना जाता है। मामल्लपुरम ने अपने नाम पर स्थापित किया था। फिर हम राजसिंह शैली को देखें तो इस शैली का विकास 700 ईस्वी से 900 ईस्वी के मध्य हुआ। यह शैली काष्ठ कला से पूर्णतः मुक्त है। फिर अपराजित शैली में इस शैली का विकास पल्लवों के अंत के अंतिम चरण में हुआ। बहूर का मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। इस शैली में स्तंभों के शीर्ष भाग का अत्यधिक विकास हुआ। तो आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक पल्लव काल यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।